नमस्कार। आज हम भारत की विदेश नीति में हुए एक ऐसे मोड़ की पड़ताल करने वाले हैं जो शायद आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक अकेली, लगभग अनदेखी घटना दुनिया में भारत की जगह को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख थी 4 मार्च, जगह हिंद महासागर। श्रीलंका के तट से कुछ ही दूर समंदर की लहरों के नीचे कुछ ऐसा हो रहा था जो भारत की विदेश नीति की पूरी बुनियाद को हिलाने वाला था। अब जरा घटनाओं के इस सिलसिले पर गौर कीजिए। सिर्फ 2 हफ्ते पहले 17 फरवरी को ईरान का एक युद्धपोत आइरिस देना भारत आता है। भारतीय नौसेना उसका स्वागत करती है, हैशटैग चलाती है, ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप यानी दोस्ती के पुल। और फिर ठीक 2 हफ्ते बाद वही जहाज एक अमेरिकी टॉर्पीडो का शिकार हो जाता है और उसमें सवार 87 ईरानी सैनिकों की मौत हो जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? दोस्ती का वो जहाज अचानक भरोसे के समंदर में डूब कैसे गया? ये इस कहानी का पहला और सबसे चौंकाने वाला पहलू है। देखिए, आइरिस देना कोई आम जहाज नहीं था। वो अभी-अभी भारतीय नौसेना के साथ मिलन 2026 नाम के नौसैनिक अभ्यास से लौट रहा था। और प्रोटोकॉल के मुताबिक जब कोई जहाज ऐसे अभ्यास से लौटता है तो उस पर कोई हथियार या गोला बारूद नहीं होता। मतलब वो पूरी तरह से निहत्था था, बेबस। इस हमले में पूरे 87 ईरानी सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। और जो 32 लोग जिंदा बचे, उन्हें किसने बचाया? श्रीलंका की नौसेना ने, भारत की नहीं। और भारत का जवाब क्या था? जब इस घटना पर सवाल उठे तो बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट आया। सिर्फ 3 शब्द, नॉट आर बिजनेस, यानी ये हमारा मामला नहीं है। अपने ही मेहमान जहाज के डूबने पर इतना ठंडा और चौंकाने वाला जवाब। और यही घटना हमें एक और बड़े सवाल की तरफ ले जाती है। वो सवाल जुड़ा है हिंद महासागर में भारत की हैसियत से। ये कहानी है भारत के दावों और असलियत के बीच के गहरे फर्क की। यहां पर यह फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ हैं सरकार के बड़े बड़े दावे कि भारत तो हिंद महासागर का गार्डियन है, संरक्षक है, इस पूरे इलाके का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है और किसी भी मुसीबत में सबसे पहले मदद करने वाला फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। और दूसरी तरफ है इस घटना की कड़वी हकीकत। भारत ने कुछ नहीं किया। बचाव का काम श्रीलंका ने किया और ईरान से तो कोई ऑफिशियल बात तक नहीं की गई। और ये विरोधाभास तब और भी गहरा हो जाता है जब हम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को सुनते हैं, जिसमें उन्होंने भारतीय नौसेना को हिंद महासागर का संरक्षक कहा था। इस घटना के बाद क्या इन शब्दों का वजन उतना ही रह जाता है? तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। सवाल ये उठता है कि भारत की इस चुप्पी और इस इनएक्शन के पीछे आखिर था क्या? क्या सरकार किसी और के इशारे पर चल रही थी? अब जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। 25-26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर जाते हैं। वहां भारत-इजराइल रिश्ते को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया जाता है। और उनके वापस आने के ठीक 48 घंटे के अंदर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर देते हैं। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक था? इस दौरे के ठीक बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को खुलेआम धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, इजराइल के साथ खड़े रहने के लिए आपके समर्थन का शुक्रिया। डिप्लोमेसी की दुनिया में ये एक बहुत बहुत बड़ा बयान होता है। ये बदला हुआ रवैया प्रतिक्रियाओं में भी साफ दिखता है। जब ईरान ने खाड़ी के देशों पर हमला किया तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक के बाद एक कई ट्वीट आए जिसमें हमले की कड़ी निंदा की गई। लेकिन जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो मोदी प्रशासन की तरफ से पूरी तरह खामोशी छाई रही। सवाल तो उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है आपको लगे कि ये सब तो दूर देश की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बातें हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि इन फैसलों का सीधा असर हम सबकी जेब पर कैसे पड़ा। एक अमेरिकी अधिकारी का बयान सामने आता है। वो कहते हैं, हमने उन्हें रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी है। जरा इस शब्द पर ध्यान दीजिए, अनुमति यानी परमिशन। एक आज़ाद संप्रभु देश को अपनी ज़रूरत के लिए किसी से परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है? ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। चलिए तेल के इस पूरे खेल को समझते हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 55% तेल मिडिल ईस्ट से मंगाता है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया, जो तेल के जहाज़ों का मेन रास्ता है। और इससे पहले ही जो डेटा सामने आया है, उसके मुताबिक भारत ने अमेरिका के कहने पर रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया था। मतलब भारत के लिए तेल सप्लाई के दोनों बड़े रास्ते बंद हो गए। और इसका सीधा नतीजा क्या हुआ? हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में सीधे सीधे 60 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। जब इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे फैसले लिए जाते हैं तो उसका असर घर की रसोई तक पहुंचता ही है।
तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी तस्वीर को एक बड़े नजरिए से देखते हैं। क्या ये सब भारत की उस पहचान में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है जिसे बनने में कई दशक लगे? अगर हम इतिहास पलट कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखती है। 1979 में इंदिरा गांधी ने अपने सबसे बड़े साथी सोवियत संघ की भी अफगानिस्तान पर हमले के लिए निंदा की थी। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका के भारी दबाव को ठुकराकर इराक में अपनी सेना भेजने से साफ मना कर दिया। 2011 में मनमोहन सिंह ने यूएन में लीबिया पर पश्चिमी देशों के हमले के खिलाफ आवाज उठाई थी और अब 2026 में हिंद महासागर में अपने ही एक दोस्त देश पर हुए हमले पर पूरी खामोशी। दशकों तक भारत की विदेश नीति की आत्मा रही है एक चीज, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्तता। इसका सीधा सा मतलब था कि भारत अपने फैसले खुद लेगा, अपने हितों को देखकर लेगा, बिना किसी बाहरी ताकत के दबाव में आए। यही भारत की पहचान थी। और यहीं आकर हम आज के सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। ये सवाल किसी जवाब से ज्यादा एक सोच है जो हमें परेशान करती है कि जब हम दुनिया के नेता बनना चाहते थे तो हम किसी और के शतरंज के सिर्फ मोहरे कैसे बन गए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।